સીએનબીસી બજારમાં આપનું સ્વાગત છે। ગુજરાતી ભાષા એ વ્યાપારની ભાષા છે। ગુજરાતી ભાષા એ પૈસાનું બીજું રૂપ છે। टीवी 18 फैमिली में एक और सदस्य की एंट्री। देश का पहला गुजराती बिजनेस चैनल सीएनबीसी बाजार हुआ लॉन्च। अब बिजनेस की मातृभाषा गुजराती में मिलेगी। शेयर बाजार, कमोडिटी और कारोबार से जुड़ी हर जानकारी। सीएनबीसी बजार पहली गुजराती बिजनेस चैनल આજથી એની શરૂઆત થઈ છે। બજારના અત્યાર સુધી બધા બુલરન ગુજરાતી માણસો જ લીડ કર્યું છે। देश में सूखे की आहट, सामान्य से अभी तक 43% कम हुई बारिश। कृषि मंत्री ने भी माना पश्चिम भारत में पड़ सकता है अकाल। महंगाई से निपटने के लिए खाद्य मंत्री पासवान ने बुलाई राज्यों के मंत्रियों की बैठक। A rate of inflation which in comparison to the last 2 years has somewhat come down, but still is beyond the acceptable limits. वित्त मंत्री ने भी माना महंगाई के मोर्चे पर नहीं अच्छे हालात। कहा इकोनॉमी को दलदल से निकालने के लिए कड़े फैसलों की जरूरत। मोदी सरकार की महंगाई की एक और डोज। गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 16.5 रुपए बढ़ी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। अच्छे विदेशी संकेतों के दम पर बाजार में तेजी कायम। सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर और निफ्टी 7,600 के पार बंद। ऑटो कैपिटल गुड्स शेयर में अच्छी खरीदारी। मारुति सुजुकी ने जून में बेची 33.5% ज्यादा गाड़ियां। मारुति का शेयर पहुंचा रिकॉर्ड ऊंचाई पर। अगले 6 महीने में खुलेगा लवासा का आईपीओ। एचसीसी के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद ने कहा आईपीओ से 750 करोड़ जुटाने की योजना। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्ति मामले में चीफ जस्टिस केंद्र से नाराज। कहा सरकार ने मुझसे पूछे बगैर सुब्रमण्यम की फाइल लौटाई। सरकार का जवाब पहले भी ऐसा होता रहा है। न्यायपालिका का है पूरा सम्मान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी बड़ी हेडलाइन। मोदी सरकार की बजट की तैयारियां भी अनोखे अंदाज में। वित्त मंत्री ने मंत्रालय में हलवा बांटने के बाद इसे छापे खाने में भेजा। गुजरात गैस और जीएसपीसी का होगा विलय। विलय के बाद गैस डिस्ट्रीब्यूशन में देश की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। गुजरात बजट में हुआ ऐलान। फ्रांस और जर्मनी क्वार्टर फाइनल में आज तय हो जाएगी। क्वार्टर फाइनल की आखिरी 2 टीमें 9:30 बजे से अर्जेंटीना को टक्कर देगी स्विट्जरलैंड। रात 1:30 बजे बेल्जियम और अमेरिका का मैच। और स्मार्टफोन के बाद टैबलेट मार्केट में नंबर 1 बनने के लिए सैमसंग ने लॉन्च किया नया गैलेक्सी टैब S। 10.5 इंच के स्क्रीन वाले इस टैब की कीमत है 44,800 रुपए। अच्छे दिन का सपना दिखाकर सत्ता में आए मोदी सरकार को मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं। कुछ मोर्चे पर राहत है तो कुछ ने बेचैनी बढ़ा दी है। फिच ने इस साल 5% से ऊपर ग्रोथ की उम्मीद जताई है तो ऑटो बिक्री के आंकड़े भी सुकून देने वाले हैं। लेकिन इधर अच्छे दिनों पर महंगाई और सूखे ने ग्रहण लगा दिया है। मोदी सरकार ने भी मान लिया है कि देश में सूखे की आहट सुनाई देने लगी है। खुद कृषि मंत्री ने कहा कि देश के पश्चिम हिस्से में सूखा पड़ सकता है। इधर महंगाई की आग दिनों दिन भड़क रही है। आलू और प्याज महंगाई की आग को खूब भड़का रहे हैं। उधर विपक्ष ने भी मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर जबरदस्त हमला बोल दिया है। तो क्या देशवासियों को अच्छे दिनों से पहले मुश्किल भरे दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जेएनयू के प्रोफेसर हिमांशु, हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा और दीपाली नंदा। और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई को बड़ी चुनौती बताया है। इसके अलावा ग्रोथ पर भी उन्होंने चिंता जताई है। अरुण जेटली ने कहा कि अस्थिर टैक्स व्यवस्था वाले देश की छवि के चलते विदेशी निवेशक भारत से दूर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में भरोसा बढ़ा है लेकिन हमें फिलहाल वित्तीय अनुशासन दिखाना होगा। So you have growths which have slowed down. You have a high fiscal deficit. You have a rate of inflation which in comparison to the last 2 years has somewhat come down,
but still is beyond the acceptable limits. And when I said you have a loss of credibility in the Indian economy, the fact that the world suspects that we don't have a stable tax regime itself has dissuaded investors. Just as policy paralysis was unknown to our governance vocabulary, the other new addition which I have been reading comments from independent observers, including the media, is tax terrorism. इधर मॉनसून को लेकर सरकार की दिन पर दिन चिंताएं बढ़ती ही जा रही है। आज कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने भी कह दिया है कि देश के कुछ इलाकों में सूखे जैसी स्थिति है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पश्चिम भारत में खासतौर पर हालात काफी खराब हैं। ऐसे में सूखे से निपटने के लिए कृषि मंत्री जल्द ही प्रधानमंत्री को एक प्रस्ताव भी सौंपने वाले हैं। महाराष्ट्र में पहले भी जो विदर्भ का इलाका है वहाँ सूखा पड़ता है, और इस बार तो पूरे देश में जो पश्चिम का इलाका है उसमें सूखा पड़ने वाला है। तो इसलिए इन लोगों की उत्सुकता ज़्यादा इस बात को लेकर है। तो हमने जो कंटीजेंसी प्लान बनाया है तो उस जिले का विशेष ध्यान रखा है। दूसरा, जो पीने के पानी का संकट बता रहे हैं, जलाशय सूख रहे हैं, तो राज्य सरकार के साथ मिलकर हम किसानों की पूरी सहायता करेंगे। आज विषय है कि एक प्रस्ताव लेके हम जाने वाले हैं कि सूखा आने पर जो पीड़ित किसान होंगे उनकी किस किस प्रकार की सहायता करें। जैसे उनकी बागवानी सूख जाएगी, उन्होंने ऋण लिया होगा, मैंने ऐसे कई मुद्दे हैं, प्रस्ताव लेकर जा रहे हैं और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ होगा तो फिर बताएंगे। कृषि मंत्री की चिंता वाजिब है। हालांकि पिछले करीब 10 दिनों से एक ही जगह रुका मानसून अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है। मानसून ने उत्तर भारत के कुछ इलाकों में दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में मानसून पहुंच चुका है। अगले 48 घंटों में मानसून को पूरे उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने की उम्मीद है। केरल में करीब 5 दिनों की देरी से दस्तक देने के बाद मानसून दक्षिण भारत के कई इलाकों में सक्रिय हो चुका है। पूर्वी भारत में असम, मेघालय के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी मानसून पहले ही पहुंच चुका है। हालांकि मध्य और पश्चिम भारत में मानसून काफी पिछड़ गया है। खास करके मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में हालात ज्यादा खराब हैं। अब चलते हैं अतुल के पास जो हमारे से जुड़े हुए हैं। अतुल, यहाँ पर आप ये बताएं कि सूखे की आहट साफ सुनाई देने लगी है। जाहिर है कि देर से मानसून का असर अब बुआई पर भी दिखाई देने लगेगा। कितनी चिंताजनक है ये हालात? जी, कमजोर मानसून के चलते देश में फिलहाल इस समय सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। खुद सरकार भी ये मान रही है। अगर मौसम विभाग के अनुमान की बात करें तो इस बार जून का महीना पिछले 5 साल में पहली बार सबसे कम बारिश वाला महीना रहा। पूरे देश में अगर औसत की बात करें तो जून के महीने में 43% कम बारिश हुई है। देश का केवल 10% हिस्सा ऐसा है कि जहां पर सामान्य बारिश हुई है। कृषि मंत्री ने खुद ये स्वीकार किया है कि पश्चिमी भारत में इस बार सूखा पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार पूरी तरह तैयार है और सूखे से निपटने के लिए योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। देश में अनाज की कोई कमी नहीं है, यहाँ तक कि आलू और प्याज जैसी चीज़ों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो अनुमान कह रहे हैं उसके मुताबिक अगर बारिश कम हुई और सूखे के हालात पैदा हुए तो जो खेती है वो उस पर बुरा असर पड़ेगा और तमाम फसलों की उपज पर भी इसका असर साफ देखने को मिलेगा। जैसे मसलन हम देखें अगर तो इस बार खरीफ की जो फसल है वो 35% कम है और चावल 36 लाख हेक्टेयर कम एरिया में उगाया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि इससे चावल के उत्पादन पर असर पड़ेगा और इसका असर महंगाई पर भी साफ दिख सकता है। इसी तरह से दूसरी फसलों को अगर हम देखें तो तिलहन की उपज 47% कम है इस बार, कॉटन की भी 47% उपज कम है, जबकि कैस्टर और मक्का लगभग 60% और 50% कम उगाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अनाज में इस कमी का जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कीमतें एक बार फिर ऊपर जाएंगी। हालांकि अभी सरकार आलू और प्याज को लेकर काफ़ी परेशान है। आलू और प्याज की कीमतें करीब 10 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार का कहना है
कि फिलहाल सप्लाई को दुरुस्त करने की जरूरत है। राज्यों को चिट्ठी भी लिखी गई है कि होर्डिंग पर रोक लगाएं, सप्लाई चेन को दुरुस्त करें, इसके लिए तुरंत कदम उठाएं। और 4 जुलाई को इस मामले में राज्यों के खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय के मंत्रियों की बैठक है फिलहाल, और इसमें सरकार अगली रणनीति बनाएगी सूखे को लेकर। जी अतुल बने रहिए हमारे साथ। प्रोफेसर हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आपका क्या कहना है इस सारे सिचुएशन पर, क्योंकि मॉनसून की हालत खराब नजर आ रही है, महंगाई की मार नजर आ रही है, सरकार क्या कर सकती है इस वक्त ताकि जो पेन है वो थोड़ा कम हो? देखिए, अभी तो थोड़ा समय अभी भी है। मॉनसून रिकवर हो सकता है, जैसा कि मौसम विभाग के लोगों ने कहा है कि अगले 1 सप्ताह में हो सकता है कि जो मॉनसून अभी जो डेफिसिट रहा है हमारा जून में, वो थोड़ा बहुत जो है रिकवर हो सकता है। ओवरऑल डेफिसिट पूरे अगर आप मॉनसून सीजन को देखें तो वो शायद जो है वो काफ़ी कम रहेगा। 93% ऑफ नॉर्मल ये जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अगर वैसा होता है तो काफ़ी चिंता की बात नहीं है। ये सिर्फ डिले का मामला होगा, बल्कि उस तरीके का सूखा नहीं होगा जैसा सूखा हमने 2009-10 में देखा था या 2002-3 में देखा था, अगर ये है। लेकिन अगर स्थिति उससे बिगड़ जाती है तब स्थिति सच में जो है वो एक विकट स्थिति पैदा कर सकती है, खास करके तब जब इन्फ्लेशन जो है आज के दिन में अपवर्ड मूवमेंट की ओर जा रहा है, मतलब उसकी ऊंचाई की ओर बढ़ते जा रहा है। पर फिर भी 2-3 चीज़ें हमारे पास सरकार के पास हैं और जो काफ़ी इस सरकार के लिए इमीडिएटली उसको करनी चाहिए। पहला कि हमारे जो फूड ग्रेन स्टॉक्स हैं, राइस और वीट के स्टॉक्स हैं, वो हमारे पास जितनी ज़रूरत होनी चाहिए बफर स्टॉक, उससे काफ़ी ज़्यादा है। और काफ़ी ज़्यादा का मतलब है कि करीब 20 मिलियन टन से ज़्यादा है। उसको ऑफलोड करने से मार्केट से कम ये 2 चीज़ें होंगी। पहला तो सप्लाई जो गैप होने वाला है खरीफ के आउटपुट का पैडी का, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरा, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं उनको भी आप कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि सीरियल्स का जो है मार्केट में अवेलेबिलिटी जो है वो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को भी काफ़ी कम करेगा। पर हाँ, प्रॉब्लम तो है और इसके लिए ये उपाय सिर्फ केंद्र सरकार के बस की बात नहीं है। बिल्कुल, और कुछ हद तक हिमांशु ये सरकार ने शुरू भी किया है, क्योंकि चावल की स्टॉक को रिलीज करने की बात हुई थी करीब 2 हफ्ते पहले, तो सरकार उस मोर्चे पर सप्लाई साइड पर कोशिशें कर रही है। दूसरा एक उसका पहलू कि सरकार होर्डर्स पर सख्ती बरत रही है। आपको लगता है इन चीजों से बात बन जाएगी, क्योंकि अब तक कोई इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा है, और अगर इम्पैक्ट दिखेगा, राहत मिलेगी तो कब तक? देखिए, दूसरी बात मैं वही कह रहा था कि केंद्र सरकार के हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा कृषि का जो क्षेत्र है और कृषि के अलावा जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो पूरा क्षेत्र है, वो पूरे क्षेत्र में राज्य सरकारों की अहम भूमिका रहती है। और ख़ास करके उन राज्य सरकारों जहाँ पे कि डोमिनेंट कमोडिटी प्रोड्यूसर्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे प्याज का जो है सबसे ज़्यादा एक मार्केट जो है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र में होता है, और भी कई सारे छोटे छोटे क्रॉप्स होते हैं जहाँ पे कि स्टेट जो है का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वहाँ पे स्टेट से कोऑर्डिनेशन करना और स्टेट को ये करना, होर्डिंग जो है वो सिर्फ आपके बयानों से और ना ही जो है पुलिस के डंडे के जोर से खत्म होनी, उसको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लेके होर्डिंग को तो रोकनी ही पड़ेगी। पर जो बॉटलनेक्स हैं, आपके सप्लाई बॉटलनेक्स हैं, ट्रांसपोर्ट को लेकर, मार्केटिंग को लेकर, टैक्सेस को लेकर, उन सारी चीज़ों को भी आपको जो है वो दुरुस्त करना पड़ेगा। और ये सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ से नहीं होने वाला है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। चलिए, इस बीच अब चलते हैं हमारी संवाददाता दीपाली नंदा के पास भी। दीपाली, आप ये बताइए कि सरकार महंगाई के मोर्चे पर घिरती ही जा रही है क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल, दिनों दिन बढ़ती महंगाई से आम जनता बेहद परेशान है। पिछले 2 हफ्तों में आलू और प्याज जैसी रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम 40% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और अब महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार हरकत में आती हुई दिखाई दे रही है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खुद पूरी स्थिति का जायज़ा लिया है और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि वो राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दें। और हमने देखा कि पिछले 15 से 20 दिनों में राजधानी दिल्ली में 500 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है और इस छापेमारी में पाया गया है कि 100 से ज़्यादा लोगों ने इलीगल तरीके से चावल, गेहूँ, आलू और प्याज के स्टॉक जो है जमा कर रखे हैं। हालांकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही एक जो अहम जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी कि रामविलास पासवान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि देश में किसी भी तरीके से अनाज या चावल की किल्लत नहीं है, लेकिन जो जमाखोरी है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है और उस पर काबू पाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद सख्त निर्देश दिए हैं राज्य सरकारों को कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार पहले ही आलू और प्याज की MEP
बढ़ा चुकी है, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ा चुकी है और अब केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि फल सब्जियों को वो APMC एक्ट के दायरे से बाहर लेकर आए। और इसके अलावा 4 जुलाई को वित्त मंत्री अरुण जेटली और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान की अध्यक्षता में राज्य खाद्य मंत्रियों की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें पूरा एक रिपोर्ट मांगी जाएगी सभी राज्यों से कि वो अपने स्तर पर, राज्य के स्तर पर महंगाई रोकने के लिए किस तरह से कारगर कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे सरकार का तो एक्शन प्लान दिखाई दे रहा है। फिर से एक बार चलते हैं प्रोफेसर हिमांशु के पास। हिमांशु जी, यहाँ पर आपने ठीक बात कही कि सरकार जितना होता है वो तो कर ही रही है, अपनी मुस्तैदी दिखा रही है, लेकिन बजट चूंकि अभी कुछ ही दिन दूरी पर है, क्या कुछ किया जा सकता है बजट में? क्या कोई ऐलान किए जा सकते हैं जिनसे राहत मिले? देखिए, बजट से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। ये चीज़ें जो है वो काफ़ी दिनों से इन्फ्लेशन हमारे देश में परसिस्ट कर रहा है और अभी आप जो एक चीज़ पे हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं वो सूखे की चर्चा है। पर दूसरी एक बड़ी चीज़ जो कि कृषि क्षेत्र में भी उसका एक असर होगा, वो होगा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का बढ़ना। जो इराक में स्थिति हो रही है उसके चलते जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट फर्टिलाइजर प्राइसेस के कॉस्ट के रूप में या फिर डीजल प्राइसेस के कॉस्ट रूप में एग्रीकल्चर के सेक्टर में पड़ने ही वाला है। तो अगर आप देखें तो ये फूड प्राइस इन्फ्लेशन का मामला सिर्फ ये बजट में कुछ सॉप्स देकर नहीं होने वाला है। मुझे लगता है इसको स्ट्रक्चरली ठीक करना पड़ेगा। जो आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा कि APMC एक्ट को रिफॉर्म करना, जो मार्केटिंग के जो बॉटलनेक्स हैं, उनके जो ट्रांसपोर्ट के बॉटलनेक हैं, सरकारें जो टैक्स लगाती हैं फूड ग्रेन्स के ट्रेड में और आपके जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के ट्रेड में जो लगाती हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में भी सरकार को काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। पर मुझे नहीं लगता है कि बजट में ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो वित्त मंत्री इस्तेमाल कर सकते हैं इस बजट में इन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमसे बात करने के लिए। दीपाली और अतुल, आपका भी। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद महंगाई की बातें जारी रहेंगी। महंगाई की मार झेल रहे हैं आम आदमी के लिए दिक्कतें और बढ़ी हैं। अब बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। कमजोर मानसून ने महंगाई की चिंता बढ़ा दी है। ऊपर से सरकार की कड़वी दवाएं खत्म नहीं हो रही हैं। पहले रेल किराया बढ़ा गया, फिर पेट्रोल डीजल महंगे हुए, आज गैर रियायती रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी 16.5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में ट्रेन रोककर अपना विरोध जताया, तो कांग्रेसियों ने बेंगलुरु और रायपुर के अलावा देश के अन्य शहरों में प्रदर्शन किया। उधर जेडीयू ने भी पटना में विरोध जताया। लगातार बढ़ती महंगाई और डीजल के दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के सदर इलाके में ट्रेन रोकी। पहले भी जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे तो कारण बतलाया ही जाता था, आज भी कारण बतलाया जाएगा। तो ये समस्या उनकी है जिनको ये उम्मीद रही होगी कि अब नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि ये कीमतें तो इसी प्रकार से बढ़ती जाएंगी। लेकिन सरकार ने भरोसा दिया है कि रसोई गैस के सब्सिडी वाले सिलेंडर और केरोसिन तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। जो आम आदमी की जो ज्यादा जरूरत की विषय है, घरेलू गैस, सिलेंडर वाला गैस और केरोसिन, इन दोनों पे जो पुरानी रेट था वही जारी रहेगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जिसमें आम आदमी को ज्यादा राहत मिले, कष्ट ना हो, इसकी हमने कोशिश किया है। उधर प्याज की बढ़ती कीमतों पर खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने अजीबोगरीब तर्क दिया। उनका कहना है कि मीडिया की वजह से कालाबाजारी बढ़ती है। इसके पीछे जो मेन प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स है जमाखोरी का, मुनाफाखोरी का, कालाबाजारी का। बार में सुनता है कि मानसून कम होने वाला है या ये होने वाला है तो जमाखोरी बढ़ जाती है, मुनाफाखोरी क्या कहते हैं, कालाबाजारी क्या कहते हैं, बढ़ जाती है। बढ़ती महंगाई पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी के नेता और मंत्री बढ़ती महंगाई के लिए कांग्रेस के 10 साल के शासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इन बयानबाजियों के बीच जनता महंगाई कम होने की आस में अच्छे दिन का इंतजार कर रही है। एहतशाम खान, दिल्ली। और
देश के अच्छे दिन लाने की मोदी सरकार की कोशिशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है महंगाई। और जब बात होती है खाद्य महंगाई की तो प्याज के बढ़ते दाम सबकी आंखों में आंसू ले आते हैं। लेकिन क्या यह प्याज की बढ़ती कीमतों की वजह जानने के लिए हमारा बजट कारवां पहुंचा महाराष्ट्र के नासिक जिले में, जो पूरे पश्चिम भारत का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक इलाका है। परशुराम खैरे बिना वक्त बर्बाद किए प्याज की इस पैदावार को बाजार में बेचना चाहते हैं। उन्हें पता चला है कि बाजार में प्याज की कीमतें उछल चुकी हैं और ये मौका है परशुराम के लिए अपने नुकसान की भरपाई करने का। महाराष्ट्र के पिपलगांव के इस प्याज किसान को इस साल की शुरुआत में बेमौसम ओले गिरने की वजह से अपनी आधी फसल गंवानी पड़ी थी। 1 एकड़ में प्याज उगाने के लिए मैंने 40,000 रुपए खर्च किए थे। मुझे उम्मीद थी कि इस साल 150 किलो प्याज पैदा होगी, लेकिन हुई सिर्फ 80 किलो। अगर मैं 22 से 25 रुपए किलो प्याज बेचूं तभी मुझे फायदा होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर वो 22 रुपए किलो प्याज बेचते हैं तो खुदरा बाजार में कीमत 40 रुपए हो जाएगी और ज्यादातर लोगों को 30 रुपए किलो के भाव ही खलने लगे हैं। पिपलगांव के एपीएमसी मार्केट में नीलामी शुरू हो चुकी है। 100 से ज्यादा ट्रकों में लदा 15,000 क्विंटल से ज्यादा प्याज बिकने को तैयार है। लेकिन इस बाजार में प्याज किसान की नहीं, प्याज कारोबारी की चलती है, जिससे सिर पर बंधा रुमाल देखकर उसे आप पहचान सकते हैं। 900 रुपए से 2,000 रुपए क्विंटल तक प्याज की कीमतें कई बार अपने आकार और ज्यादातर बड़े आढ़तियों और एजेंट्स की मनमानी के हिसाब से तय होती हैं। किसान तो सिर्फ ताकता रह जाता है। आढ़तियों की मजबूत यूनियन है। मीडिया के यहाँ होने की वजह से हमें 2,000 रुपए मिल रहे हैं, वरना सिर्फ 1200 से 1300 रुपए क्विंटल के भाव मिलते। आढ़तियों की मिली भगत की वजह से किसान घाटे में रहता है। लेकिन आढ़तियों की दलील है कि उन्हें अपने मार्जिन का ख्याल रखना पड़ता है। रेल से माल जाता है या ट्रक से माल जाता है, कोई भी स्टेट में माल भेजो तो यहाँ से 8 रुपए किलो खर्चा ही आता है। तो इसलिए उधर अभी जो भी 15 रुपए का माल अच्छे क्वालिटी का लिया तो 22-23 रुपए किलो उधर जाके पड़ता है। अब मोदी सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि एपीएमसी सिस्टम को हटा दिया जाए, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसका बहुत फायदा किसानों को नहीं मिलेगा। यही नहीं, ट्रेडर लॉबी इतनी आसानी से एपीएमसी सिस्टम को हटाने नहीं देगी। यानी एपीएमसी एक्ट में सुधार लाने की मोदी सरकार की योजना में देरी होगी और महंगाई से निपटना एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। नासिक से गोपिका गोप कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। देश को आज बिजनेस की मातृभाषा बोलने वाला पहला चैनल सीएनबीसी बाजार मिल गया है। छोटे कारोबारी हो या फिर लाखों करोड़ों की कंपनी चलाने वाले इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज गुजराती लोग देश में सबसे ज्यादा बिजनेस की समझ रखते हैं। इन लोगों को ध्यान में रखकर ही हमने लॉन्च किया है देश का पहला गुजराती बिजनेस चैनल बाजार। एक ऐसा चैनल जो सही मायनों में बिजनेस की भाषा बोलेगा। सीएनबीसी बाजार के लॉन्च के साथ ही टीवी 18 दुनिया का पहला नेटवर्क बन गया है जिसके पास 3 भाषाओं में 4 बिजनेस चैनल हैं। सीएनबीसी टीवी 18, सीएनबीसी टीवी 18 प्राइम HD और सीएनबीसी आवाज। और आज से शुरू हो गया है गुजराती में देश का पहला बिजनेस चैनल सीएनबीसी बाजार। Legends, and among them are Business India's first citizens, born for glory. Business is in the veins of every Gujarati. Gujaratis have always been global. They are born to rise, to create empires out of sheer will. They see business in anything. ये उनकी entrepreneurial spirit है. આપણે ધંધામાં બહુ સક્સેસફુલ થઈએ છીએ. શેર બજાર અને ગુજરાતી આ તો બે એક જ વર્ડ છે. For these business heroes is born a business channel to speak the same language. CNBC બજારમાં આપનું સ્વાગત છે. ગુજરાતી ભાષા
એ વેપારની ભાષા છે. ગુજરાતી ભાષા એ પૈસાનું બીજું રૂપ છે. ગુજરાતી ભાષા એ આર્થિક ચડતી પડતીની સાક્ષી છે. CNBC બજાર, બિઝનેસની માતૃભાષા. It is not bazaar, it is bajar. CNBC बाजार को आप टाटा स्काई पर 896 नंबर चैनल पर देख सकते हैं, यूज कोड पर 286 नंबर चैनल पर और GTPL के चैनल 263 पर देख सकते हैं. इसके अलावा आप इसे केबल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी JPR पर 198, 7 स्टार पर 524 और इन डिजिटल मुंबई पर 578 पर भी देख सकते हैं. नए गुजराती बिजनेस चैनल CNBC बाजार के लॉन्च के मौके पर इंडस्ट्री और बाजार के दिग्गजों का आज जमावड़ा लगा. बाजार और CNBC बाजार पर क्या कहना है जानकारों का, आइए सुनते हैं. બહુ ખુશ છું આ નવી ચેનલમાં વાત કરવા. ખરી વાત છે, મેં દુનિયામાં કોઈ બી કમ્યુનિટી નથી જોઈ સિવાય જુઇશ કમ્યુનિટી જ્યાં બિઝનેસ આટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કમ્યુનિટીમાં ને કેવલ ઇન્ડિયામાં નહીં પણ સારી દુનિયામાં ગુજરાતી બિઝનેસમેન ફેલા છે. સૌ પ્રથમ તો મને આપે CNBC બજારના ચેનલ પર આજે પ્રથમ દિવસ આજે મને આપણે ઇન્વાઇટ કર્યો એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને CNBC બજાર ખૂબ આગળ જતાં સારી પ્રગતિ કરે એવી મારી આપને શુભકામના. મારું એવું માનવું છે કે ગુજરાતી પ્રજા જે ઇન્વેસ્ટર પ્રજા છે તેને ખરેખર આઈ થિંક CNBC બજારથી એક સારો ફાયદો થશે અને આગલા સમયની અંદર આઈ થિંક આ બજાર ચેનલ સૌને આઈ થિંક એક સારી માહિતી આપી શકશે એવું મારું માનવું છે. તો ખૂબ ખૂબ શુભકામના ફરીથી આપ સર્વેને અને દર્શક મિત્રોને. तो चलिए तमन्ना, अभी हवे समय छू ब्रेक नु. वेरी गुड. यहाँ प्रैक्टिस हम भी शुरू कर रहे हैं गुजराती की, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद वित्तीय वर्ष 2016 तक भारत की GDP बढ़ेगी 6.5% तक. और क्या है फिच की रिपोर्ट में, देखिए इस नानो ब्रेक के बाद. और ऑटो कंपनियों की बिक्री ने धीमी रफ्तार पकड़ी, देखिए ताजा आंकड़े ब्रेक के बाद. नई सरकार के अच्छे दिन लाने के वादे पर अब रेटिंग एजेंसियों को भी भरोसा हो चला है. फिच ने अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान 6% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है. हालांकि इस वित्त वर्ष के लिए उसका GDP अनुमान 5.5% पर कायम है. फिच का कहना है कि आर्थिक सुधार पर NDA सरकार के जोर से इकोनॉमी में रफ्तार आएगी. फिच के मुताबिक सरकार बनाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली की घोषणाओं से उनके मजबूत इरादों का पता चलता है. फिच को अब और सफाई के लिए बजट का इंतजार है. फिच को भी खराब मॉनसून की चिंता है. ऑटो कंपनियों की बिक्री स्पीड पकड़ने लगी है. मारुति ने पिछले साल के मुकाबले जून में 33% से ज्यादा गाड़ियां बेची हैं. इंडस्ट्री को उम्मीद है कि त्योहारों के सीजन में ड्यूटी में रियायत का और भी फायदा मिलेगा. गाड़ियों की बिक्री पटरी पर लौट रही है. जून का महीना देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति के लिए काफी शानदार रहा, जिसके चलते कंपनी की बाजार में हिस्सेदारी 40% पहुंच गई है. इस साल मारुति ने जून में 1,12,000 कारें बेची हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 33.5% ज्यादा है. मारुति की इस कामयाबी में एक्सपोर्ट का भी हाथ है. कंपनी का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी में छूट, शहरों में अच्छी मांग और ग्राहकों के बाजार में लौटने से उसे फायदा पहुंचा है. अब मारुति ने सरकार से एक्साइज ड्यूटी की छूट 31 दिसंबर के बाद भी जारी रखने की मांग की है. जो गवर्नमेंट ने एक्साइज बेनिफिट दिया था उससे क्वाइट एक्साइटमेंट क्रिएटेड एक्साइटमेंट इन द मार्केट, और उससे भी हमें लगा कि काफ़ी सेल्स पे असर पड़ा है. गोइंग फॉरवर्ड थैंक्स टू गवर्नमेंट कि उन्होंने एक्साइज बेनिफिट एक्सटेंड किया है टिल 31 दिसंबर, और मैं आशा करता हूँ कि शायद ये आगे भी कन्वर्ट रहेगा. उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है सेल्स को बढ़ाने के अंदर. हालांकि दूसरी कंपनियों की बिक्री मारुति जैसी शानदार नहीं रही. महिंद्रा एंड महिंद्रा की बिक्री में केवल 1% की मामूली बढ़ोतरी हुई है. पिछले साल के मुकाबले इस साल जून में M&M की बिक्री सिर्फ 400 यूनिट बढ़ी है. हालांकि स्कॉर्पियो, XUV 500, ज़ाइलो और बोलेरो जैसी पैसेंजर कार सेगमेंट की बिक्री 3% घटी है. लेकिन कमर्शियल वाहन और एक्सपोर्ट से कंपनी को मदद मिली है. महिंद्रा को उम्मीद है कि ड्यूटी रियायत में बढ़ोतरी का फायदा त्योहारों में उसे मिलेगा.
टाटा मोटर्स की बिक्री जून में भी नहीं सुधर सकी है। पिछले साल के मुकाबले इस साल जून में टाटा की कुल बिक्री 27% गिरी है। कंपनी की कमर्शियल वाहनों की बिक्री 27% तो कारों की बिक्री 33% कम हुई है। इसमें सबसे बड़ा झटका कंपनी को नैनो, इंडिका और इंडिगो जैसी कारों से लगा है। इन कारों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 38% घट गई है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लवासा के लिए आईपीओ लेकर आएगा। अगले 6 महीने के अंदर लवासा का आईपीओ आ सकता है। लवासा हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन की रियल एस्टेट कंपनी है और कंपनी के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद ने सीएनबीसी आवाज के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इस आईपीओ के जरिए 750 करोड़ रुपए जुटाने की उनकी योजना है। आपका एक बहुत ही मिक्स एक्सपीरियंस वाला एक किस्सा रहा है, वो है आपका लवासा का प्रोजेक्ट। इतना विवाद हुआ, इतने उसमें लिटिगेशन चले, अभी क्या वो प्रोजेक्ट ऑल क्लियर माना जाए या अभी भी रुकावट में है? बेसिक दिक्कतें वो चली गई, वो अभी हमारा काम शुरू हो गया है और वो जोर से शुरू हो जाएगा। उसके लिए हम अभी मनी भी रेज कर रहे हैं, एक आईपीओ ला रहे हैं। कितने का? 750 करोड़ का आईपीओ है। उसमें हम करीबन 10 to 25% का डाइल्यूशन होगा। हमारे ख्याल से 16% का डाइल्यूशन हो जाएगा उसमें। 16% का डाइल्यूशन करते हैं। एचसीसी कंट्रोल में रहेगा लवासा। अजीत गुलाबचंद ने यह भी कहा कि पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर पर्यावरण मंत्रालय बहुत से प्रोजेक्ट्स को रोके बैठा है, जिसकी वजह से देश की तरक्की भी रुक गई है। गुलाबचंद चाहते हैं कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिसमें प्रोजेक्ट्स भी ना रुके और पर्यावरण की सुरक्षा भी हो सके। जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने सब दिक्कतें करके रखी है, अब इतना सोचिए, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री भी ऐसी बात है कि ये ऐसे बर्ताव कर रहे थे कि जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इन्होंने ही डिस्कवर किया, इसका संशोधन इन्होंने ही किया। ये पूरा वेस्ट अमेरिका, यूरोप में इसका ये महसूस हुआ कि हमारे एनवायरनमेंट ख़राब हो रही है, इसको हमको कुछ करना चाहिए। उन्होंने नए रूल्स बनाए, ऑब्जेक्टिव रूल्स बनाए, स्टैंडर्ड्स बनाए और लाइफ साइकिल में एक स्टेज हासिल करने के बाद बनाए, सब बनाए और उसके बाद अपनी सब एनवायरनमेंट क्लीन अप कर ली, पोल्यूशन कम कर दिया, पानी का पोल्यूशन कम कर दिया, सॉइल का पोल्यूशन कम कर, कुछ रोके बगैर। और एचसीसी के सीएमडी गुलाबचंद के साथ इस पूरी खास चर्चा को आप देख सकते हैं आज रात 10 बजे सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। और अब बात शेयर बाजार की, जहां अच्छे विदेशी संकेतों के दम पर आज भी लगातार दूसरे दिन बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी आधे % तक मजबूती के साथ बंद हुए। ऑटो, मेटल और रियल्टी शेयरों में जमकर खरीदारी हुई। ऑटो शेयरों में मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रफ्तार दिखाई, जबकि मेटल में भी हिंडाल्को में मजबूती रही। और बजट से क्या है छोटे और मझोले कारोबारियों की उम्मीद, देखिए खास पेशकश इस ब्रेक के बाद। सीएनबीसी आवाज हमेशा से छोटे कारोबारियों की आवाज बुलंद करता रहा है। बजट बनाते वक्त वित्त मंत्री की लिस्ट से कहीं उनके हित की बातें छूट ना जाए, इसके लिए हमने लगाया एक खास चौपाल। छोटे कारोबारियों की क्या है परेशानियां और वो क्या चाहते हैं बजट से, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने। देश भर की निगाहें मोदी सरकार के पहले बजट पर टिकी हुई हैं। आर्थिक मोर्चे पर कामयाब होने के लिए मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी की तस्वीर आने वाले बजट में साफ हो जाएगी। देश की जीडीपी में 16 से 17% तक कंट्रीब्यूट करने वाला देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वित्त मंत्री से क्या चाहता है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे साथ है कपिल चोपड़ा जी जो इलेक्ट्रिकल गुड्स के मैन्युफैक्चरर है। कपिल जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। बजट आने वाला है, मोदी सरकार का पहला बजट है, क्या उम्मीद है आपको इस बजट से? इस सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि इसके रिवाइवल के लिए सरकार बहुत से अच्छे स्टेप्स उठाएगी। जैसे कि पिछले सरकार ने एक अच्छी पॉलिसी शुरू की थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बनाए, लेकिन SEZ को इम्प्लीमेंटेशन करते करते ही उसके बीच में ही वो लटक गया, क्योंकि उसमें उन्होंने मैट लगा दिया जो कि 18% है। उससे SEZ पे इन्वेस्टमेंट पूरी रुक गई और लोगों ने SEZ का पूरी पॉलिसी ही फ्लॉप हो गई। तो मैं चाहता हूं कि इस बजट में कम से कम SEZ को दोबारा से उस पर मैट को हटा दिया जाए, सो दैट पीपल कैन इन्वेस्ट
SEZ के अंदर, और SEZ के अंदर आएगा तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और एक्सपोर्ट भी ग्रोथ होगा और कंट्री को काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। बिल्कुल। रामायण जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिवाइवल के लिए जो एक उम्मीद आप लोगों की है वो इस बार स्टेबल गवर्नमेंट से पूरी हो पाएगी? क्या उम्मीद है आपकी? हमें इस बजट में गवर्नमेंट से पूरी उम्मीद है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा करके देगी। पर्टिकुलरली हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में क्रिएट करी जाएं, जिससे कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आए। लेकिन हमारा कहना ये है कि इंडिया के अंदर जो टैक्सेशन है उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेबर लॉज के अंदर इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, वो अगर गवर्नमेंट उस तरफ देखती है तो इन्वेस्टमेंट अच्छी आने की उम्मीद हो सकती है। 10 जुलाई को आने वाला बजट 2014 छपने के लिए चला गया है और इसी खुशी में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली के नॉर्थ ब्लॉक स्थित दफ्तर में हलवा बांटा गया। मंत्रालय के सभी स्टाफ वालों को हलवा दिया गया जो बजट बनाने और छपने की प्रक्रिया में शामिल रहे। इस सेरेमनी में वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और बजट के लिए नियुक्त ज्वाइंट सचिव रजत भार्गव समेत दूसरे मंत्रालयों के भी कई सदस्य शामिल थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली 10 जुलाई को आम बजट 2014 पेश करेंगे। कविता, लोग उम्मीद करेंगे कि इस बजट में उतनी ही मिठास हो जितनी इस हलवे में है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद सैमसंग की नई टैबलेट के खास फीचर्स के बारे में बताएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी सचिव राम सेवक शर्मा अब टेलीकॉम मंत्रालय का कामकाज भी देखेंगे। सरकार ने उन्हें फिलहाल दूरसंचार सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। राम सेवक शर्मा को फिलहाल 3 महीने के लिए दूरसंचार सचिव बनाया गया है। MM फारूकी के रिटायरमेंट के बाद दूरसंचार सचिव का पद खाली हो गया था। राम सेवक शर्मा 1 मई को सूचना प्रौद्योगिकी सचिव बनाए गए थे। इसके पहले वो यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल का काम देख रहे थे। देश के चीफ जस्टिस RM लोढ़ा जज नियुक्ति मामले में मोदी सरकार से नाराज है। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी जानकारी के बिना और उनसे पूछे बिना नए जज के लिए यहां पर जो भी फाइल लौटा दी गई है। और जस्टिस लोढ़ा ने यहां पर कहा है कि सरकार के साथ साथ अपनी नाराजगी गोपाल सुब्रमण्यम पर भी उन्होंने जताई है। उन्होंने कहा कि गोपाल सुब्रमण्यम को अपनी चिट्ठी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए थी और उनके विदेश से लौटने का इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तावित 4 जजों में गोपाल सुब्रमण्यम का नाम था, लेकिन सरकार के ऐतराज जताने के बाद उन्होंने अपना नाम वापस लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ई रिक्शा मुद्दे पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। एक अखबार के हवाले से आरोप लगा था कि गडकरी ने दिल्ली में ई रिक्शा के लिए जिस कल्याणकारी योजना का ऐलान किया है उसका फायदा गडकरी के परिवार से जुड़ी नागपुर की एक कंपनी को होगा। अखबार के मुताबिक इस कंपनी का नाम है पूर्ति ग्रीन टेक्नोलॉजीज। 2011 में जब ये कंपनी रजिस्टर की गई थी, इसके फाउंडर गडकरी ही थे। 2011 तक वो कंपनी के चेयरमैन भी रहे। फिलहाल इसके डायरेक्टर गडकरी के बहनोई राजेश तोतड़े हैं। हालांकि गडकरी का कहना है कि उनका उस कंपनी से लेना देना नहीं है। अब मॉल में शॉपिंग के साथ ही आप अपने बैंक के काम भी निपटा पाएंगे। स्टेट बैंक ने दिल्ली में अपनी पहली डिजिटल ब्रांच खोली है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज दिल्ली की ब्रांच का उद्घाटन किया। SBI ने टेक सेवी और युवा ग्राहकों को लुभाने के लिए देश भर में 6 डिजिटल ब्रांच शुरू की है। SBI इन टच नाम से शुरू किए गए इन ब्रांचों में आप अब नया खाता खुलवाएं या लोन भी ले सकते हैं। मॉल में घूमने फिरने के साथ ही आप ये सारे काम कर पाएंगे। SBI ने मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और अहमदाबाद में अपने डिजिटल ब्रांच शुरू किए हैं। और सैमसंग की नई टैबलेट की खास फीचर्स क्या है, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद।
मुंबई घरों को समय पर खाना पहुंचाने में डिब्बा वालों का जवाब नहीं। बारिश हो या गर्मी, हर मौसम में ऑफिस में काम करने वाले के पास उसके घर का टिफिन पहुंच जाता है। लेकिन बढ़ती महंगाई ने इनका भी पीछा नहीं छोड़ा। डिब्बा वालों ने डिब्बा पहुंचाने का सर्विस चार्ज बढ़ा दिया है। मुंबईकरों को महंगाई का एक और झटका। अपने मैनेजमेंट का पूरी दुनिया में लोहा मनवा चुके डब्बा वालों ने चार्ज बढ़ा दिया है। यानी अब आपको समय पर खाना खाने के ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। बढ़ती महंगाई के चलते डब्बा वालों के संगठन नूतन मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स एसोसिएशन ने टिफिन पहुंचाने के सर्विस चार्ज को बढ़ाने का फैसला किया है। पहले डब्बा वाले 500 रुपए चार्ज लेते थे, अब आपको 600 रुपए चुकाने होंगे। रेलवे भाड़ा तो बढ़ा है, पास में बढ़ोतरी हुई है और हमें लगेज पास अलग होता है। टिफिन वाले का लगेज पास ब्रिटिश ज़माने से अलग है, वो भी रहता है, वो भी पास बढ़ गया है। आज सब्जी के भाव देखो 100 रुपये किलो है, गैस बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है, हर चीज़ के दाम बढ़े हैं, उसका असर महंगाई पे पड़ता है। अगर महंगाई से जूझना है तो इनकम बढ़नी चाहिए, मगर हमारी इनकम बढ़ती नहीं। अगर इनकम नहीं बढ़ाएंगे तो इस महंगाई में हम टिकेंगे नहीं। मुंबई में करीब 5000 डब्बा वाले काम करते हैं और ये हर दिन 2 लाख टिफिन की डिलीवरी करते हैं। ये मुंबई के सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन के 70 स्टेशन कवर करते हैं। डब्बे वालों की सैलरी 8 से 10,000 रुपए होती है। डब्बा वालों की खासियत ये है कि ये डब्बा पहुंचाने में गलती नहीं करते। 60 लाख डब्बों में इनकी गलती का चांस 1 होता है। यानी अब आपको इस एरर फ्री सर्विस के लिए एक ज्यादा 100 का नोट खर्च करना होगा। श्रीमी चौधरी, मुंबई। देश में स्मार्टफोन कैटेगरी की मार्केट लीडर सैमसंग ने आज अपने गैलेक्सी टैब एस सीरीज को बाजार में उतार दिया। इस टैब के 2 स्क्रीन साइज हैं, 10.5 इंच और 8.4 इंच। क्या है इसकी खासियत, बता रही है दीपाली। सैमसंग गैलेक्सी टैब एस, ऐसा टैबलेट जिसकी स्क्रीन ऑन करने के बाद आप यही कहेंगे कि वाह क्या डिस्प्ले है। सैमसंग का दावा है कि ये अब तक का बेस्ट टैबलेट है और इसके डिजाइन और लुक्स पर काफी काम किया गया है। गैलेक्सी टैब एस के डिस्प्ले को तैयार करने के लिए एमोल्ड तकनीक का इस्तेमाल किया है। गैलेक्सी टैब एस का रेजोल्यूशन जबरदस्त है, जो कि एप्पल आईपैड के मुकाबले कहीं ज्यादा है। 2 स्क्रीन साइज 10.5 इंच और 8.4 इंच में पेश हो रहे ये टैबलेट एप्पल आईपैड के मुकाबले स्लिम है। इनकी मोटाई सिर्फ 6.6 मिलीमीटर है। सैमसंग के मुताबिक गैलेक्सी टैब एस सीरीज से बेहतर प्रोडक्ट आज आपको नहीं मिल सकते। मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए, आपके माध्यम के ज़रिए कंज्यूमर्स और इंटरेस्टेड पीपल और आप लोग एक्सपीरियंस करें, ट्राई करें कि वाकई ये टैब एस डिवाइस में क्या अलग है और क्या बेहतर है और क्या खासियत है। और आवाज़ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।